नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत साथियों आज हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर साक्षात्कार के प्रमुख सफलता सूत्र पर। तो इस पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, कांग्रेचुलेशन बोलता हूं जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए असिस्टेंट प्रोफेसर की में, चाहे किसी भी विषय के हों। मैं वो सामान्य टिप्स दूंगा जो हर विद्यार्थी के लिए काम आएंगे, चाहे किसी विषय से संबंधित हो। तो सभी साथियों से निवेदन है, कुछ मेरे द्वारा दी गई टिप्सों का अनुकरण करें। बहुत ही सरल और सहज जो है वो आपको टिप्स मैं देने जा रहा हूँ। तो साथियों क्या है, मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि सर कि मॉक ले लीजिए। तो मॉक हम लेंगे, मॉक में कोई परेशानी नहीं है मॉक लेने में, लेकिन इसके क्या-क्या पहलू हैं वो तो हमें ध्यान रखने हैं साथियों कि हमें क्या करना चाहिए। एक तो सिंपल है, इंटरव्यू के 2 पार्ट हैं, एक तो मौखिक प्रश्न इसमें होंगे आपके, दूसरा आपको वहाँ पढ़ा कर भी बताना होगा, यानी कि आपका जो पढ़ाई वाला जो सेक्शन है, पढ़ा कर बताने पढ़ाई वाला, तो अध्यापन कार्य वाला आपको ये कार्य भी शो करना होगा। अध्यापन कार्य टेस्ट और एक मौखिक प्रश्न वाला टेस्ट। अब 2 भाग हैं। अब हमें दोनों की तैयारी के लिए क्या-क्या करना चाहिए। अध्यापन कार्य वाला जो होगा उसके लिए तो आप पहले से ही बार-बार प्रैक्टिस करें। बार-बार अपने अच्छे टीचर को बताएं कि मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगा और प्रासंगिक टॉपिक पढ़ाई के लिए चुनें, क्योंकि आपको कहीं न कहीं विकल्प भी वो देते हैं। कम से कम 2 टॉपिक आप, मैं कहता हूँ 50 बार, 100 बार पढ़ा कर देखें और उसकी वीडियो भी बनाएँ और हम तक भेजें और हम बताएँगे कि आप में उसमें क्या कमी है, क्या उसमें गुण हैं और क्या हमें सुधार करना चाहिए। तो पहला तो इस पर तो आपको अभ्यास करना है कि 2 टॉपिक लेने हैं, अपने महत्वपूर्ण टॉपिक लेने हैं। ऐसे टॉपिक लेने हैं वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप तुरंत बता सकें। क्वेश्चन जो टॉपिक का चयन करते समय ये ध्यान रखना है कि सामने से अगर कोई क्वेश्चन होता है तो हम ऐसा गहन रूप से उसे तैयार करें कि कोई भी कहीं न कहीं जवाब देने से हमें चूकना नहीं चाहिए। तो ये वाला तो आप अभ्यास से सीख सकते हैं। तो इसके लिए मैं जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे इतिहास से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, किसी से भी हैं, वो प्रैक्टिस करने के बाद अगर मेरे पास आता है तो मैं स्वागत करता हूँ उसका और मैं विदाउट एनी फीस निःशुल्क उसका चेक करने के लिए तैयार हूँ। तो हमारे पास ज्योग्राफी के भी, इतिहास के भी एक्सपर्ट हैं और अन्य सब्जेक्टों के भी एक्सपर्ट है। जो भी एक्सपर्ट अवेलेबल होगा हम उसके साथ भी देखेंगे और सिंपली हम भी देख लेंगे, क्योंकि हम भी बेसिकली जीएस से संबंधित तो सभी बातें जानते हैं। तो आप आइए, तो इसमें बार-बार पहले अभ्यास कीजिए, फिर अपने गुरुजन आदि को दिखाइए कि मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे अंदर क्या कमियाँ रह गई हैं और क्या गुण होना चाहिए। तो पूरा ये आपको करना है। अब आता है मौखिक प्रश्न वाला जो है भाग, उसमें क्या करना चाहिए। अब इसमें इसकी तैयारी कैसे करें, जो मौखिक प्रश्न होते हैं वार्तालाप वाले, उसमें क्या करें। अब इसमें आपसे कैसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, इस पर भी तैयार करना चाहिए, क्योंकि पहले तो यही सामना करना होगा। अब सबसे पहले तो आप अपनी पृष्ठभूमि, जो आपका जिला है, वो ध्यान रखें। आपका स्थान, जिला, इसके बारे में अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त करें। अपनी पारिवारिक, सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में भी नॉलेज पूरी होनी चाहिए और स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। आपके समाज के बारे में भी और आपके जिले के बारे में भी आपको सभी प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए, ऐतिहासिक भी, भौगोलिक भी, सांस्कृतिक भी। तो उसके कला संस्कृति सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो यही है, आपको पृष्ठभूमि जो आपकी है उसके बारे में आपका स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरा साथियों क्या है, दूसरा मुद्दा है कि करंट वाले मुद्दे जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि टीचर ये नहीं रहता, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट का ज्ञान है वो तो पहले से टेस्ट कर चुके हैं। अब आपका उनको एप्टीट्यूड चेक करना है, तो एप्टीट्यूड चेक करने के लिए वो आपकी करंट वाला ज्ञान भी देख सकते हैं। तो करंट अफेयर से संबंधित जो बातें हैं आप उनको भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उनके बारे में स्पष्ट नीति अपनाएंगे। जैसे अभी कुछ मुद्दे हावी भी हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे अभी अग्निपथ, अग्निवीर योजना या अग्निवीर योजना ये लॉन्च हुई है, मोदी जी सरकार ने, केंद्र सरकार ने लॉन्च की है। अब इसके बारे में आपसे दृष्टिकोण पूछेंगे कि अग्निपथ और अग्निवीर के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है। तो साथियों आपको एक निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना है।
आपको साफ कहना है कि भारत के नागरिक के रूप में मैं अग्निपथ योजना हो या अग्निवीर योजना हो या सरकार का कोई भी आदेश हो, मैं सहज स्वीकार करता हूं। लेकिन बुद्धिजीवी होने के नाते इसके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक तत्व भी बताना चाहता हूं कि सकारात्मक क्या है कि वास्तव में सबसे बड़ी बात है कि आज आतंकवाद का छद्म युद्ध की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि परमाणु युद्ध तो होना संभव नहीं है। भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न है, हमारा पड़ोसी चीन भी परमाणु शक्ति संपन्न है, पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति संपन्न है। तो अब छद्म युद्ध, आतंकवादी युद्ध होने की संभावना है। इसलिए नागरिकों को सैनिक के सारे गुण नागरिक के अंदर आने चाहिए, तभी हम आतंकवाद का भली भांति रूप से मुकाबला कर सकते हैं। और चाहे भ्रष्टाचार हो, क्योंकि आतंकवाद का रूप केवल सैनिक आतंकवाद नहीं है, आज आर्थिक आतंकवाद भी चल रहा है। ऐसे नकली नोट, नकली घी, नकली दवाएं, इनको रोकने के लिए भी नागरिक को सजग होना होगा, एक सैनिक की भांति कार्य करना होगा। और इन पर रोक लगाने के लिए ये अग्निपथ योजना काफ़ी प्रभावी है। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं कि मात्र 4 वर्ष के लिए है। जो बेरोजगार युवा हैं, साथी हमारे हैं जो रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए एक पर्याप्त रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। लंबी अवधि की योजना की व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई लंबी अवधि के लिए क्या करना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनका कुछ स्पेशल भी गठन करें, ठीक है, असम राइफल्स में हो, साथ में हम आपदा रक्षा प्रबंधन दल भी बना सकते हैं। एक पूरे राष्ट्र में गुप्तचर व्यवस्था का एक शाखा भी बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। उन सबको भाई उसमें सुनिश्चित रूप से जॉब का गारंटी भी मिलनी चाहिए, यानी कि सुरक्षा की गारंटी भी मिलनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए। सिंपली हमें कोई भी सैनिक योजना है या रक्षा का संप्रभुता का विषय है, उसमें विरोध करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 23(2) में साफ लिखा है कि राज्य सेना में संप्रभुता के मुद्दे पर भर्ती कर सकता है, सुरक्षा के मामले पर भर्ती कर सकता है। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं, आप अनुच्छेद 23(2) से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन इसकी कमियां भी एक बुद्धिजीवी के नाते आप बता सकते हैं। लेकिन एकदम ना तो विरोध करना है, ना एकदम समर्थन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी जैसे इंडिया फर्स्ट नीति के बारे में भी चर्चा हो रही है कि भाई इंडिया कैसे फर्स्ट बन रहा है पूरे विश्व में, कैसे महाशक्ति बन रहा है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वाड का मुद्दा भी चल रहा है, क्वाड संगठन का, तो ये भी मुद्दा ध्यान में रखना है आपको। ये भी एक करंट अफेयर से संबंधित मुद्दा बना हुआ है। 2+2 वार्ता का मुद्दा चल रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर साथ में अभी पिछले कुछ वर्षों से नेम की जो शिखर बैठकें हो रही हैं, उसका में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। उसको लेकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई नेम के शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं, इसे आप किस रूप में देखते हैं। यहाँ भी आपकी एक तटस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए, निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। फिर साथ में जैसे राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना लागू की है, संजीवनी योजना की लागू की है, तो इन योजनाओं के बारे में भी आपको स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए। मैंने कहा ना कि आप पहले सकारात्मक रुख रखेंगे, फिर एक बुद्धिजीवी के नाते आप सुधार के सुझाव दे सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे भी आपको भली भांति रूप से तैयार करने हैं। फिर हमें चलना है अपने सब्जेक्ट पर। इसके बाद भाई पृष्ठभूमि हो गया, करंट अफेयर हो गया, अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट से संबंधित मुद्दे पर, जिसके हम सहायक आचार्य बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, विषय के बारे में। अब विषय में हमें क्या करना चाहिए वो हमें ध्यान रखना चाहिए। इस विषय में हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी ध्यान रखना है। अब साथियों जैसे भी पूछे तो उसमें सकारात्मक आपको आंसर देते चलना है। आपके पास बीए में क्या विषय थे, एमए में क्या विषय थे, सब्जेक्ट थे, कि एमए में आपके विशेष पेपर क्या थे। सिंपली प्रीवियस में पेपर होते हैं और फाइनल ईयर में अब कुछ में चॉइस रहती है। यहाँ फाइनल ईयर में 2 पेपर में चॉइस रहती है। अब ये चॉइस वाले जो 2 पेपर हैं, अलग अलग बच्चे अलग अलग चूज करते हैं, उनका चयन अलग अलग से करते हैं। कुछ वास्तव में क्या है, मध्ययुगीन विचारक ले लेते हैं, कुछ भारतीय विचारक ले लेते हैं। तो यहाँ से आपका इंटरव्यू ज़्यादा साक्षात्कार होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर आपको कड़ी मेहनत करनी है। हर विषय के अंदर ये बातें रहती हैं। जहाँ चॉइस का पेपर रहता है, आपने क्यों लिया उसके बारे में आपको ज्ञान भी है कि नहीं है, ये भी आपको स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए। और इनके बारे में प्रीवियस ईयर में क्या क्या पेपर थे आपके, कौन कौन सी पुस्तकें थी, वो भी पता रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप गहन तैयारी करेंगे, यहाँ पर आपको इंटेंसिव स्टडी दोबारा से करनी है और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बताना है।
जब तक आप इसको बताएंगे नहीं तो समझो आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपको मेहनत करनी है इस सब्जेक्ट के बारे में। इसके अलावा जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस पर आ जाता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के बच्चे मेरे पास ज़्यादा कॉल कर रहे हैं और मेरा सब्जेक्ट भी यही है। तो अब मैं पॉलिटिकल साइंस पर आता हूँ, राजनीति विज्ञान पर आता हूँ कि भाई राजनीति विज्ञान में क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो इसमें पश्चिमी विचारकों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पश्चिमी विचारक में प्रत्येक की पुस्तकें, उसके विचार और उनकी प्रासंगिकता, आज क्या प्रासंगिकता है वो। जैसे आपसे पूछेगा प्लेटो के न्याय सिद्धांत किस पर आधारित था, भाई सद्गुण पर, कर्तव्य पालन पर आधारित था। तो आज कहाँ लागू होता है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, आज भी कहीं फॉलो होता है। तो आपको बताना है कि न्यायिक सक्रियता का आधार भी क्या है, प्राकृतिक न्याय है, सद्गुण है, वहाँ लागू होता है। फिर इसकी पुस्तकें पूछ सकता है, भाई यूथिप्रो में क्या कहा है, अपोलॉजी में क्या बात है, रिपब्लिक में चरित्र कौन से हैं, फिर बेसिकली केव थ्योरी क्या है, गुफा का सिद्धांत क्या है। फिर आपसे रेखा विभाजक का सिद्धांत भी पूछ सकता है, डिवाइड लाइन थ्योरी भी पूछ सकता है। इसके अलावा वो चाहे तो आगे तीन सेव का सिद्धांत या शासन के स्वरूप का सिद्धांत भी पूछ सकता है, टिमाकस का सिद्धांत भी पूछ सकता है। ये बेसिक दर्शन आपको ध्यान में रखना होगा। तो बेसिकली तो उसका क्या साम्यवाद भी पूछ सकता है कि साम्यवाद आज प्रासंगिक है कि नहीं। तो आपको उस टॉपिक का आज के संदर्भ में क्या महत्व है। जैसे प्लेटो ने संपत्ति विषयक साम्यवाद दिया था, तो आज कहीं देखने को मिलता है संपत्ति विषयक साम्यवाद भारत में। तो आपसे ये पूछेगा तो आप इसका क्या जवाब देंगे, ये आपको सोचना है। तो सोच के देखिए, बताइए। जैसे जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया, उसमें कहा गया भाई कोई भी चुनाव लड़ेगा एमएलए एमपी का, तो उसे अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, शिक्षा का ब्यौरा देना होगा। ये कहीं ना कहीं वही शो कर रहा है, वहाँ प्रासंगिकता को स्पष्ट कर रहा है। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है। अब परिवार विषयक साम्यवाद भी हमारे यहाँ कि 2 से अधिक बच्चे होंगे तो पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन तो है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि भाई कहाँ प्रासंगिकता आज दिखाई देती है, तो वो भी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। फिर प्लेटो और अरस्तु में समानता है कि विरोध है, वो भी आपको ध्यान रखना है, उस क्वेश्चन को भी थोड़ा अच्छे से करना है। तो ये बातें अगर ध्यान रखेंगे, फिर अरस्तु के बारे में पूरा ध्यान से रखना है, फिर आपको मध्ययुगीन विचारकों के बारे में ध्यान रखना है, फिर होब्स, लोक, रूसो के बारे में ध्यान रखना है। होब्स से आपने क्या सीखा, वो भी क्या कहता है कि होब्स किस पर ज़्यादा तार्किकता पर बल देता है कि अनुभव पर बल देता है। भाई अनुभव पर बल देता है, माइकल सोकसाट ने ये कहा था। तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। फिर लोक पर हो सकते हैं, लेकिन आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आप भाई थिंकर कौन सा चूज करें। कोशिश करें कि लोकतांत्रिक थिंकर हो, सद्गुणी थिंकर हो, एक शिक्षक के नाते थिंकर हो, तो आप वो चूज करें। प्लेटो का चूज कर लें, लोक का चूज कर लें। आप पढ़ाने के लिए आपसे पूछे आपका पसंदीदा विचारक कौन सा है, प्लेटो करें, लोक करें, मिल करें। लेकिन आप एकदम मार्क्सवादी ना बन जाइएगा या होब्सवादी भी ना बन जाइएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि आप शालीनता वाला, सद्गुण वाला, प्लेटो, अरस्तु, लोक, ऐसा विचारक, मिल, ऐसे विचारक को बोले आपका पसंदीदा विचारक। और उसके बारे में फिर गहन अध्ययन भी रखें और उसको पूरा पढ़ के रखें। वो पढ़ाने के लिए भी उसका सामना आपको करने पड़ सकता है। आपने बता दिया कि आप इस विचारक को अधिक पसंद करते हैं, तो फिर उसके बारे में पढ़ाना भी पड़ सकता है आपको। इसलिए उसको फिर टीचिंग के रूप में आप उसको पढ़ा कर भी देखें, अधिक से अधिक अभ्यास करके भी देखें। फिर थ्योरी से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी, भाई दर्शन क्या है, व्यवहारवाद क्या है, प्रत्यक्षवाद क्या है, न्याय क्या है, जॉन रोल्स के बारे में, आज जॉन रोल्स कहाँ प्रासंगिक है, अमर्त्य सेन क्या कहता है, ज्ञान जी क्या कहता है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये अवधारणाएं जो बेसिक हैं, वो भी ज्ञान आपको पूरा होना चाहिए। फिर समुदायवाद नया एक विचारधारा है, तो उसके बारे में भी ज्ञान, उदार समतावादियों के बारे में ज्ञान। तो ये सारे ज्ञान जब आपके अंदर रहेंगे, नव रूढ़िवाद क्या है ये भी, फिर डिविनिस्ट डेमोक्रेसी क्या है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। थेडा स्कोइपल के बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे काम नहीं चलेगा। फिर बेसिकली अन्ना हरेंट के लेख अभी राजस्थान पत्रिका में आ रहे हैं काफ़ी, कि भाई राजनीति और नैतिकता का क्या संबंध है, कि राजनीति और प्रजातिवाद पर आधारित होनी चाहिए। आज नवरूढ़िवाद ज़्यादा आ रहा है, प्रजातिवाद ज़्यादा आ रहा है। फिर सांप्रदायिक राजनीति अच्छी है बुरी है, सांप्रदायिकता और राजनीति को लेकर आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर जो नेशनल एजेंसियां हैं, ईडी, सीबीआई, इनका क्या दुरुपयोग हो रहा है, तो वहाँ पर भी आपको संतुलित आंसर देना है और जोड़कर बिल्कुल एकदम ऐसा विचार देने हैं कि जैसे एक बुद्धिजीवी के विचार रहते हैं।
तो वही बातें आपको ध्यान में रखनी है कि सारी अवधारणाएं क्लियर होनी चाहिए। फिर तुलनात्मक राजनीति से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं प्रमुख देशों के संविधानों से, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। कहीं चुनाव हुए हैं या भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संविधान में पूछी जा सकती है, तो आप इसको ढंग से तैयार करें। उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखें। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने साक्षात्कार को सफलतापूर्वक हैंडल कर लेंगे। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। कॉन्फिडेंस किससे आता है, विश्वास किससे आता है, बार बार करने से आता है। तो आप घर बैठे बैठे मौका दीजिए, पहले तो अपने साथियों को दीजिए, फिर आप हमारे पास आइए। मैं संडे को फ्री रहता हूँ, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी लिख देता हूँ। मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं 8386016802। मैं संडे को आपको टाइम देने के लिए तैयार हूँ, मॉक फ्री में लेने के लिए तैयार हूँ। बस आपको मैसेज करना है। मैं आपका सब्जेक्ट भी पूछने वाला नहीं हूँ कि भाई आपका सब्जेक्ट क्या है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो मेहनत है उसमें सकारात्मक योगदान देने की। तो आप ये प्रयास करें कि भाई मॉक हम ले लेंगे, आपका पढ़ाने का तरीका भी टेस्ट कर लेंगे। हमारे पास बोर्ड है, हम यहाँ पे टॉपिक पढ़वा कर भी देख लेंगे। लेकिन आप बस पैसे मत खर्च कीजिए और कहीं ये पैसों का, जैक का, सेटिंग का काम मत कीजिए। सेटिंग कहीं नहीं होती है आरपीएससी में, ये बात अपने दिमाग में भर लीजिए। अगर आप सेटिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो अपनी मेहनत को भी क्या कर देंगे, समाप्त कर लेंगे। तो आपका पूरी मेहनत, ऊर्जा उस सेटिंग में खत्म हो जाएगी। और कहीं भी सेटिंग नहीं होती है, कहीं भी लेन देन नहीं होता है, मेहनत से ही काम होता है। आप जितने पुराने विद्यार्थी हैं उनसे पूछ लीजिए, वो अपनी मेहनत से ही सफल हुए हैं। आपको भी मेहनत से सफल होना है। कोई कहता है मैं पैसे दे के सिलेक्शन करा दूंगा, तो ये गलतफहमी है, वो दिग्भ्रमित है, फिर वो फेल होना उसका निश्चित है। पैसे भी गए और फेल भी होगा। इसलिए साथियों, मेरे से निवेदन करता हूं आप लोगों से, आप मेहनत कीजिए और सकारात्मक रूप से प्रयास कीजिए। सारे टॉपिकों से देखिए कि इंटरव्यू क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, अपनी पृष्ठभूमि से देखिए कि साक्षात्कार में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, करंट अफेयर से देखिए कि साक्षात्कार में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर साथ में पढ़ाने का अभ्यास कीजिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप जब चाहें मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मैं संडे को आपको पूरा टाइम देने के लिए तैयार हूं। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदाई चाहता हूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।